मॉर्निंग बच्चों। तो आज इस पाठ में हम आपको अंतिम वीडियो पाठ 11 मेरा नया बचपन के अंतर्गत ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया उस पाठ से हमें जो भी सीख मिलती है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख कर भेजिए कि इस पाठ मेरा नया बचपन से हमें क्या सीख मिली। जैसा कि इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ की जो हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कवयित्री के बारे में यानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान में जो पेज नंबर 86 पे आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय दिया गया है। इस जीवन परिचय को हम जानेंगे और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को जानेंगे। तत्पश्चात इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य है उसे हम देखेंगे और उसके बाद इस पाठ की हम समाप्ति करेंगे। तो हम सभी अपने अच्छे और प्यारे बच्चों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखिए आप उसको ज़रूर अपना अटेंडेंस हमें ज़रूर भेजें ताकि हम आपका अटेंडेंस ले सकें और आपका जो वीडियो देख रहे हैं वो कार्य भी आपका पूरा हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी सेहत के ख्याल के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत जो हमारी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उन्होंने हिंदी में कैसी और वो उनका जीवन कैसा रहा, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आओ ये भी जाने पेज नंबर 86 यानी 86 पर आपका ये दिया गया है। आप सभी लोगों के सामने किताब होना चाहिए ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आने पाए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। यानी जो हमारी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जन्म सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में बताया जाता है कि कोटवा गांव है, उस गांव में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और ये जन्म से ही बहुत विदुषी थी, यानी पढ़ने में बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी। इनका जो जीवन परिचय जैसे जैसे आगे इनका जीवनचर्या जैसे जैसे आगे चलता है, सन 1921 के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर राजनीतिक में आ गई। यानी 1921 में जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा हम सभी भारतीय गुलाम थे, उस समय एक आंदोलन छिड़ा हुआ था और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। जब सुभद्रा कुमारी चौहान को इस असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला तो उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़कर राजनीतिक में उन्होंने कदम बढ़ाया और असहयोग आंदोलन के कारण ही उन्होंने जो उनकी पढ़ाई लिखाई छूटी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। इस तरीके से सन 1921 में अगर कहा जाए तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो समाप्त होती है और राजनीतिक पार्टी में सन 1921 में शामिल होती है। स्वाधीनता संग्राम में वे कई बार जेल भी गई। यानी देश को आज़ाद कराने के लिए इस कवयित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभद्रा की भाषा शैली सीधी, सरल और स्पष्ट है। यानी जो हमारी कवयित्री सुभद्रा कुमारी, जैसा कि अभी हम लोगों ने पाठ पढ़ा, हमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखा जिसको समझने में हमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आई हो। तो इनकी जो भाषा थी वो सीधी, यानी बिल्कुल साफ सरल का अर्थ ये कि हम कोई भी बात, इनके द्वारा जो भी बातें हमको बताई जा रही है वह हमें समझने में, उसका अर्थ समझने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आई। और स्पष्ट, यानी जो भाषा है स्पष्ट है, शुद्ध है, साफ है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो भाषा है सीधी, सरल और स्पष्ट भाषाओं में उन्होंने कविता और कहानियों को लिखा। अब
सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी सन 1948 जैसे ही देश आज़ाद होता है, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके तुरंत बाद यानी एक साल बाद 1948 में एक मोटर दुर्घटना में ये शिव कुमार कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 और मृत्यु जो है 1948 में होता। अब यहाँ से आपके लिए दो प्रश्न बनता है, दो क्या कह सकते हैं, तीन प्रश्न बनता है यहाँ पे। पहला ये जो बनता है कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ। ये आपके लिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष या किस सन में राजनीतिक पार्टी में आई। तो ये आपके लिए जो उत्तर होगा कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान सन 1921 में राजनीतिक पार्टी में आई। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा जो प्रश्न है कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई। तो ये आपके लिए सीधा और सरल उत्तर है कि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में होती है। तो यहाँ पे आपको तीन प्रश्न मिले। इन तीनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा, क्योंकि यह पाठ जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद इस पाठ में जो आता है शब्द निधि यानी शब्दार्थ। जैसा कि मैंने आपको एक बार शब्दार्थ को बताया और पढ़ाया भी है, लेकिन एक बार हम फिर से देखते हैं। शब्द निधि के अंतर्गत जो निर्भय, जिसे भय ना हो, जिसे हम फियरलेस कहते हैं, जिसे भय न हो यानी फियरलेस। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ है आज़ाद, फ्री। अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके। इनकम्परेबल, इनकम्परेबल, जिसकी तुलना न की जा सके यानी अतुलनीय, अतुलनीय। सुधा का अर्थ होता है अमृत, नेक्टर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुधा यानी अमृत। मंजुल, मंजुल का अर्थ है सुंदर, ब्यूटीफुल। चिथड़े, फटे पुराने कपड़े रख। ये हमारा शब्द निधि और कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय था। अब इस पाठ में जो अभ्यासकार के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है, तो इस पाठ के अंतर्गत जो पहला हमारा अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। और दूसरा जो है निम्नलिखित प्रश्नों के लिखित उत्तर हमको देना है। यानी एक वर्बल स्किल है, दूसरा राइटिंग स्किल है। तो यह जो है हम आपको पीडीएफ के रूप में भेज देंगे, आप इससे फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। जो आपको नोट करना है, सबसे पहले आपको कविता लिखना है आपके अपनी फेयर कॉपी में। कविता के तत्पश्चात आपको इस पाठ का जो शब्दार्थ दिया गया है आप उसे लिखिएगा। फिर इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर मैं आपको पीडीएफ के रूप में आज भेज रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। उसके बाद आप जो है अभ्यास कार्य लिखिएगा। अब इस पाठ में आता है प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। तो क नंबर है जीवन की सबसे मस्त खुशी किसे कहा गया है। क नंबर कि जीवन की सबसे मस्त खुशी किसे कहा गया है। आपके लिए ऑप्शन है माँ को, बेटी को और बचपन को। जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया कि जीवन की सबसे मस्त खुशी जो है बचपन को कहा गया है। ख नंबर है बचपन में रोने पर कौन जयमाला पहनाते थे। तो पहला ऑप्शन है मोती के आंसू, दूसरा है फूल और तीसरा है मिट्टी। तो बड़े बड़े मोती जो आंसू निकलते थे, बड़े बड़े मोती, वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो बड़े बड़े जो आंसुओं से हमारे आंखों से आंसू निकलते थे वो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वो हमको जयमाला पहनाते। यानी मोती के जो आंसू है बचपन में रोने पर वो हमें जयमाला पहनाते। ग नंबर है बचपन में कवियत्री को किसका ज्ञान नहीं था। क नंबर इसका जो हमारा ऑप्शन है पढ़ाई का, ऊंच नीच का और गाने का। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, छुआछूत किसने जानी, है ना, ये आपके पाठ में आया है। तो बचपन में कवियत्री को ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। ये आपके लिए जो ऑप्शन वाला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा और पढ़िएगा।
प्रश्न नंबर 4, पंक्तियों का भाव लिखना है। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो इसका जो अर्थ है कि बचपन का वह आनंद जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, बिना चिंता के, बिना किसी डर के, जहाँ इच्छा वहाँ घूमना आदि सभी चीज़ों को जो हम बचपन में किए हैं उसे कैसे भूला जा सकता है। तो इस पाठ के अंतर्गत जो हमारा पंक्तियों का भाव है वह इस भावार्थ को भी आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट हमारा है भाषा कौशल। उपसर्ग, पहला प्रश्न आता है उपसर्ग यानी जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द के पहले जुड़कर, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद जुड़ता है। तो शब्द के पहले जुड़कर, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे निर, प्र, श, अ, न, प्र, अ, आदि, ये हमारे सभी उपसर्ग हैं। तो निर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है और लिखना है। तो जैसे निर्धन भय, निर्धन भय यानी निर्भय, निर्भय, निर्धन बल, निर्बल, निर्धन जन, निर्जन, निर्धन धन, निर्धन, निर्धन मल, निर्मल, निर्धन विकार, निर्विकार। तो ये हमारे निर उपसर्ग लगाकर हमने जो शब्द को बनाया उससे आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। आगे जो भी आपको उपसर्ग यहाँ पे प्र, श, अ, अन, अप, ये उपसर्ग आपको दिए गए हैं, उससे भी कम से कम आप 5 जो है शब्द जरूर बनाइएगा। दूसरा है इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। तो इत प्रत्यय मैंने जैसे अब कि आपको मैंने बताया कि उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है। जैसे अतुल धन इत, अतुल धन इत यानी अतुलित, प्रभाव धन इत प्रभावित, प्रकाश धन इत प्रकाशित, सम्मान धन इत सम्मानित, जीव धन इत जीवित, आनंद धन इत आनंदित। तो ये हमारा प्रत्यय, इत प्रत्यय जोड़कर हमने शब्दों को बनाया। आप 2-3 और जो भी प्रत्यय आपको मिले आप उसे जोड़कर कम से कम 5 शब्द को जरूर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मैंने आपको शब्दार्थ के अंतर्गत बताया है। तो उसमें जो है निर्भय, जिसे भय न हो, जिसे भय न हो, जैसा कि इंग्लिश वर्ड मैंने आपको बताया कि फियरलेस जिसे हम कहते हैं। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ है आजाद, फ्री। मधुर का अर्थ है मीठा, रहित का अर्थ है बिना। अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसे हम अतुलनीय कहते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत भी आता है। सुधा का अर्थ होता है अमृत, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा जो है दिए गए शब्दों के अर्थ हैं, उसे आप लोग लिखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कविता से 4 सर्वनाम शब्द छांटकर उनके वाक्य बनाए। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 सर्वनाम हमने आपको लिखा है और उन सर्वनामों से आपको वाक्य प्रयोग जो है स्वयं से करना है। तो पहला हमारा है मधुर, दूसरा है मुझको, तीसरा है मुझे और चौथा है मैं। या आप इसे अपने अलावा, इसको आप छोड़कर आप दूसरा भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सर्वनाम मैंने आपको बताया है वही सर्वनाम आप करिए। आपको जो भी पाठ में मिले उसे आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश यानी इसमें देखिए बचपन, खोजती, छुआछूत, ऊंच, गालो, कुटिया, नवजीवन। अब इसमें हम देखते हैं अ से लेकर ज्ञ तक जो हमारा शब्दकोश के अंतर्गत जो वर्ड हमारा पहले आता है, जो वाक्य शब्द हमारा जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हमको लगाना। जैसे ऊ पहले आता है तो यहाँ ऊंच पहले हम लिखेंगे, फिर क आता है कुटिया, दूसरे नंबर पे हम कुटिया लिखेंगे, फिर जो है छ आता है तो छ पे यहाँ तीसरे नंबर पे हम छुआछूत लिखेंगे। सॉरी, क के बाद कुटिया के बाद हम खोजती, ख नंबर है हमारा खोजती, नेक्स्ट है हमारा छुआछूत, फिर उसके बाद इसी अकॉर्डिंग आपको यानी शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है। तो ये आप स्वयं से करिएगा। तो इस तरीके से आज ये जो हमारा पाठ है
वो समाप्त होता है। इस पाठ का जो भी आपको सबसे पहले आपको कविता लिखना है, कविता के पश्चात आपको इस पाठ में जो दिया गया शब्दार्थ है उसको आपको लिखना है। तत्पश्चात आपको प्रश्नोत्तर और उसके बाद आपको जो लगाना है इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसे आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।